हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस नोट्स कलेक्शन का डे 6। उम्मीद करते हैं कि आपने 5 पार्ट तक सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराए गए थे। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि साइंस का ये कलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बीपीएससी सुपर टेट के बारे में। जो लोग इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्स लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही कम कीमत के साथ आपको पूरी स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, सारे सब्जेक्ट। तो आप जाकर के एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस के लिंक दिया गया। जस्ट 199 रुपये में आपको ये सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगी सुपर टेट के लिए, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इसका एंटी पार्टिकल जो होगा वो पॉजिट्रॉन होता है। यहाँ पे इसका धन आवेश होता है, ये पॉइंट याद रखना है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? तो बॉयल का नियम है। ठीक है, बॉयल का नियम है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और चार्ल्स के नियम को मैंने कैसे याद रखा था? तो चार्ल्स का टीवी याद रखिएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें जो दाब होता है वो नियत होता है। ठीक है, दाब नियत होता है। इसमें जबकि क्या होता है, इसमें स्थिर ताप होता है। यानी बॉयल के नियम में स्थिर ताप होता है, जबकि चार्ल्स के नियम में जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो नियत होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। धुआं क्या होता है? तो गैस में ठोस होता है। गैस में ठोस का जो मिश्रण है, इसको हम यहाँ पे धुआं कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होता रहता है, धुआं किसका किसका मिश्रण होता है? तो गैस में ठोस का मिश्रण होता है। संघनन यानी कि कंडेंसेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। और एक हम जानते हैं ऊर्ध्वापातन, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गैस में डायरेक्ट चला जाता है, यानी कि बीच में लिक्विड फॉर्म में जाए भी नहीं, वो गैसीय फॉर्म में चला जाता है। उसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ठीक है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु। इस प्रश्न के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है। देखिए, कांसा होता है जो कि कॉपर और टीन का मिश्रण। जर्मन सिल्वर भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि तांबा, टीन और निकल का ये मिश्रण होता है। गन मेटल की बात करें तो गन मेटल भी यहाँ पे कॉपर और टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। परमाणु विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण। परमाणु विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है? न्यूट्रॉन के कारण। चालकता की खोज किसने की थी? तो स्टीफन ग्रे ने किया था। चालकता की खोज स्टीफन ग्रे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप पर कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें। कम से कम तो 2 से 3 ग्रुप में शेयर किया करो यार। और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके रखिए। किस ब्लॉक के तत्व या क्षार धातु प्रबल अपचायक होते हैं? इस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इस ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक के खास बात यहाँ पे होता है कि इनका ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है +1 या फिर +2 होता है। आवर्त सारणी के प्रथम समूह के जो क्षारीय धातु और द्वितीय समूह के मृदा क्षारीय धातु इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं इसमें पहला और दूसरा जो आप देखते हैं, इसमें क्या है, पहला क्षारीय धातु होता है, दूसरा क्षारीय मृदा धातु होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आगे क्या कह रहा है कि जल में लवण का विलय होना उदाहरण है किसका? जल में लवण का विलय होना किसका उदाहरण माना जा सकता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। भौतिक परिवर्तन का। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या हुआ? तो परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग कुछ सवाल है या फिर कुछ सुझाव चाहिए, किसी भी तरह से आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे ही हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6201672432। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपको सुझाव चाहिए तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन कॉल मत करिएगा, कॉल आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आप मैसेज करिए। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, जो कि ये प्रभावित होगा। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? छोटी आंत प्राप्त करता है। आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था। जो पीत होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। भोजन का अंतिम पाचन जो कि यहीं पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है।
श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है, फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। ये सब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इनको आपको डिट्टो इसी तरह से याद भी रखना है। अगला है कि पौधों में रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है किस पर? रंध्र यानी कि जो स्टोमाटा आप देखते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है ना कि जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये किससे माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो पौधों में रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर होता है। ठीक है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला जो पहला एंजाइम है कौन सा है? तो एमाइलेज है, एमाइलेज। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा सेल्टजर, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, गैलूसिल गैलूसिल है, मैलोक्स है तथा माइलंटा ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एंटासिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जिसको हम लोग MgOH का होल ट्वाइस के रूप में जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। तो ये सभी के सभी एंटासिड है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। आपने इस प्रकार के प्रश्न देखा था, अभी हाल ही में बिहार SSC में भी पूछा गया था। अगला है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा जो कि अवशोषण होता है यानी कि एब्जॉर्ब होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व किसका होता है? लिथियम का। धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। इसके बाद पेज नंबर 10 का हमारा जो है ये देख लेते हैं। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? योग्यता की उत्तरजीविता। ठीक है, योग्यता की उत्तरजीविता। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिसमें हम जानते हैं कि F बराबर G इंटू M1 M2 होता है, M1 M2 बटा में R², जो कि M1 और M2 क्या है? दो वस्तुओं के दो पिंडों के द्रव्यमान होते हैं, नीचे आपका दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, G जो होता है वो एक प्रकार का नियतांक होता है, जिसका मान आप याद रखिएगा 6.767 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये आपको याद रखना है। वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है वो कौन सा होगा? ठोस। जिसमें क्या होता है ना कि वह स्थिति जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ये होता है आपका ठोस। इसके बाद है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे तापमान जो होता है उसको मापने के लिए हम पूर्ण विकिरण उतापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होने की बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? इसमें क्या होगा कि पारे का स्तंभ गिर जाएगा, पारे का स्तंभ गिर जाएगा। ध्वनि एक रूप है किसका? ध्वनि एक रूप है किसका? तो ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप होता है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में किसका? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। इस नेक्स्ट वन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में 8 तत्व हैं? किन दो आवर्त में 8 तत्व हैं? दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो संगीत वाद्य यंत्रों और उनके वर्गीकरण का विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। राइट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला दिया गया कि कार्बन का कौन सा रूप धातु विज्ञान में अपचायक के रूप में कार्य करता है? अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो ये है कोक। अपचायक के रूप में यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है कोक। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था आपका पिछली बार, जो कि रेलवे एग्जाम्स में LP में पूछा गया। नेक्स्ट वन है कि चूने के पानी में क्लोरीन गैस डालने पर क्या बनेगा? चूने के पानी में, चूने का पानी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। जबकि बिना बुझा हुआ चूना जो होता है CaO होता है, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जबकि चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें अगर क्लोरीन गैस डाला जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन है कि पानी के द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया जो बल होगा क्या होगा? जैसे कि जनरली अगर आप पानी में है, ठीक है, पानी में है कोई नदी मान लो, और इसमें कोई पत्थर रखा हुआ है, और इस पत्थर को अगर आप उठाते हो तो ये काफ़ी हल्का लगता है, जल्दी से उठ भी जाता है। मतलब नॉर्मली जो आप
इसमें ताकत लगाएंगे उठाने के लिए, उससे बहुत ही कम ताकत में ये उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स लगता है, पानी के अंदर, पानी के द्वारा ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाया जाता है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्लावन बल लगता है। अगला है कि गैस गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप तभी प्राप्त होता है जब परम शून्य ताप तभी प्राप्त होता है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तब प्राप्त होता है। एकल आवृत्ति ध्वनि किसे कहते हैं? एकल आवृत्ति ध्वनि जो होता है वो किसे कहते हैं? टोन। एकल आवृत्ति ध्वनि को टोन कहते हैं। पौधे में निम्न में से कौन जो कि बीज में परिवर्तित होता है? पौधे में निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो यह बीजांड। बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित होता है। परागण के लिए परागण एजेंट कौन होता है? परागण एजेंट कौन होता है? तो पानी से भी होता है, जंतु से भी होता है, हवा से भी होता है, पक्षी, कीड़े, चमगादड़, ये सभी के सभी के द्वारा परागण होता है। ठीक है, जनरली हम हवा के द्वारा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट कलेक्शन। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी लगा लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर आपको राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करते चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ वीडियो के साथ बने हुए। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेकोफेरॉल। और टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। अब यहाँ पे देखिए, राइबोफ्लेविन जो होता है वो B2 को कहते हैं। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी को कहा जाता है, और स्कर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी को कहा जाता है। तो ये सब याद रखिए, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी होगा टेकोफेरॉल। अगला है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो ये जो निर्भर करता है तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जिसे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता के नाम से जानते हैं, इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है? अब ऊर्ध्वापातन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जब किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में गए डायरेक्ट अगर ठोस मतलब गैस में फॉर्म में चला जाता है, तब उसको कहते हैं कि वो एक प्रकार का ऊर्ध्वापातन जो कि पदार्थ है। तो अगर हम सूखी बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये भी गैसीय फॉर्म में चला जाएगा। कपूर को भी गर्म करते हैं तो ये भी हो जाता है, लेकिन बर्फ़ के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। बर्फ़ पहले लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसके बाद जो कि ये गैसीय फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आसवन। आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि द्रव्य का न तो पैदा किया जाता है, यानी द्रव्य को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है? यह नियम कौन बताता है? देखिए, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो आपका जवाब जो कि गलत होगा। क्यों? यहाँ पे द्रव्य की बात की जा रही है। जब द्रव्य की बात की जाती है तो द्रव्य का संरक्षण जो नियम है उसको टिक करिए। अगर ऊर्जा की बात करते तब हम वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के कंडीशन में भी यही होता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को अच्छे से पढ़िए और बताना है कि गलत कथन चुने। ध्यान दीजिएगा, गलत कथन चुनना है। ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है। नगण्य संपीड़ितता का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए ठोस कोई पत्थर ले लेते हैं, संपीड़ितता का मतलब कि दबा सकते हैं, ये बात की जाती है। तो अगर हम कोई ये पत्थर है इसको दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नगण्य की बात कर रहे हैं, नगण्य यानी कि इसमें संपीड़ितता होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होता है अगर ठोस की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। द्रव प्रवाहित होते हैं, आकार बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें द्रव्य कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है कि द्रव जो कि लिक्विड प्रवाहित होता है, बहता है और इनका आकार जिस बर्तन में रखते हैं उसमें उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इनको द्रव्य कहा जाता है। ये भी सही है। गैसों में सबसे ऊर्जावान कण होते हैं, यानी कि गैस जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से इधर उधर ट्रैवल करते हैं, भागते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऊर्जावान कण होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्वार्ट्ज घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश रासायनिक धुंध जो फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, इसका निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की किसके साथ परस्पर क्रिया से होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंफ्रारेड भी होता है, प्रकाश तरंगे भी होता है, परावैंगनी वेग जो किरण होता है, ये तीनों होता है। तो यहाँ पे हम तीनों को टिक कर सकते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है? समुद्र के वर्षावन के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? समुद्र के वर्षावन के रूप में प्रवाल भित्ति को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? और कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसे भविष्य का ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, और वो कौन है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण यानी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक होगा, ऑप्शन डी, केवल एक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग एम्फाइसेमा से प्रभावित होता है? एम्फाइसेमा को हिंदी में हम लोग वातस्फीति कहते हैं, वातस्फीति। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वातस्फीति कहा जाता है, वातस्फीति, जिसको इंग्लिश में हम लोग एम्फाइसेमा कहते हैं। तो ये जो होता है इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से मक्के में पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है? मक्के में पत्तियों का रंग जो कि सफ़ेद हो जाता है, किसकी कमी के कारण? तो यहाँ पे होगा जिंक के कमी के कारण, ऑप्शन ए, जिंक के कमी के कारण। लास्ट क्वेश्चन से, सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन बी होगा, ल्यूमेनहॉक। देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमने यहाँ पे 40 से ज़्यादा प्रश्न को कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि मैंने आपको पेड कोर्स के बारे में बताया, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप उसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।